नमस्कार। जैसे कि जैक काउंसिल के द्वारा आपका जो मॉडल सेट है वो जारी कर दिया गया है। तो इस मॉडल सेट के तहत अभी तक जैक काउंसिल जो है सारे सब्जेक्ट का जो मॉडल सेट है वो टोटल सेट तैयार नहीं किया गया है। उसमें से अभी तक एक ही सेट तैयार किया गया है। तो देख रहे होंगे आप लोग कि जैक काउंसिल द्वारा 12 का मॉडल सेट क्वेश्चन दे दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है साफ साफ क्वेश्चन के तहत आपका एग्जामिनेशन कब होगा वो डेट बता दिया गया है। एग्जामिनेशन होगा आपको 14 मार्च को और 7 जनवरी को ये इशू किया गया है क्वेश्चन मॉडल सेट, जिसमें आर्ट्स के तहत सारे पेपर दिए गए हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक एमसीक्यू क्वेश्चन के ही सेट को इशू किया गया है। एमसीक्यू क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव को नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही इशू किया गया है। तो आर्ट्स में भी यही कंडीशन है, साइंस में भी अभी सेट 1 ही इशू किया गया है, कॉमर्स में भी सेट 1 इशू किया गया है। तो कंडीशन एग्जामिनेशन के तहत कोई इन्फॉर्मेशन है उसको भी जान लीजिए। जो कक्षा 12वीं का एग्जाम लिया जाएगा वो एक ही बार लिया जाएगा। दोनों टर्म का एग्जामिनेशन जो होता है वो एक बार ही लिया जाएगा और प्रत्येक विषय से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बोला गया है यहाँ पे कि ओमारसीट में ऑब्जेक्टिव तथा उत्तर पुस्तिका में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे। मतलब जो भी एग्जामिनेशन होगा आपका, जो भी एग्जामिनेशन होगा वो टोटल 100 नंबर का होगा, लेकिन 80 नंबर का आपको एग्जामिनेशन देना होगा, जिसमें 40 आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 40 आपका सब्जेक्टिव होगा। तो 40 जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें आपका वो मार्कशीट के तहत एग्जामिनेशन होगा और 40 सब्जेक्टिव होगा जिसमें आपको रिटन लिखना पड़ेगा। जिन इशू में परीक्षा 30 अंकों की होगी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 35 अंक पूछे जाएंगे। बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। साफ देखिएगा, सब्जेक्टिव में अति लघुत्तरीय प्रश्न मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 7 होंगे, सॉल्व करना है 5 क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो 7 होगा और सॉल्व करना है कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो होगा वो 5 होगा और सॉल्व करना है 3 क्वेश्चन। तो ये परीक्षा के अंतर्गत ये जान लीजिएगा, जो आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा वो आपको कॉलेज द्वारा लेगा। कॉलेज इसमें क्या करता है, कॉलेज आपको एक प्रोजेक्ट देता है, कॉलेज द्वारा एक प्रोजेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन को हम सबमिट करके बना करके एक प्रोजेक्ट सिस्टम में हम उसको क्या करते हैं, कॉलेज में जमा कर देते हैं। उसी के तहत हमको मार्क्स मिलता है, आपको अटेंडेंस बेसिस, आपके बिहेवियर बेसिस और जो क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हैं उससे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि वो क्वेश्चन जवाब अच्छे देते हैं तो उससे क्वेश्चन। साथ ही साथ ये बोला गया है कि परीक्षा संबंधित सिलेबस के आधार पर होगी और प्राप्तांक तो पता ही है, स्कूल में हुआ 12वीं परीक्षा मार्च 2023 में दी जाएगी। बाकी कंडीशन आपको पता है। गुड। अब जो भी हमारा सेट इशू किया गया है कॉमर्स सब्जेक्ट के तहत, तो जो भी सेट दिया गया है अभी तो सारे सब्जेक्ट में सेट 1 ही पास किया गया है, जारी किया गया है। तो सारे सेट को हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका मन में जितने क्वेश्चंस रहेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारा रिविजन भी होगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो केवल ऑब्जेक्टिव देंगे क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। गुड। तो इसको देख लेंगे ध्यान से और आपको सारे चैप्टर का क्वेश्चन में वीडियो हम भेज ही रहे हैं। वीडियो में चाहे एनपीओ हो, चाहे आप फंडामेंटल पार्टनरशिप हो, चाहे एडमिशन पार्टनरशिप हो, तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। अब हमारा सेट 1 जो हमारा है इसको देखिएगा सेट 1 को। तो सेट 1 के तहत हमारा साफ क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, गौर कीजिएगा। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची द्वारा बोला गया है कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा वो आपका 1.5 घंटे का होगा। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन जो होगा 1.5 घंटे होगा, फुल मार्क्स 40 होगा, क्वेश्चन टाइम एमसीक्यू रहेगा और सब्जेक्ट कॉन्टेंसी है। साफ से लिखा, कुल 40 प्रश्न है, सही प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको हम समझा देंगे, इसको ध्यान से देखिएगा सेट को। तो हम सारे सेट को बताएंगे, तो इस सेट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जितना भी सॉल्यूशन है, जितना भी क्वेश्चन है सेट से रिलेटेड, वो सारा सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो क्वेश्चन है वो आपका एनपीओ से है। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब निम्न में कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि बिजनेस 2 एक्टिविटी का होता है,
एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है कि जहां पे ट्रांजैक्शन मनी के आधार पे होता है, वो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। लेकिन सोशल सर्विसेज के तहत जैसे स्कूल चला रहे हैं, कोई ट्रस्ट काम कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो वो आपका जो होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि कौन हमारा एनपीओ में शामिल नहीं होगा। तो बोला है कॉलेज, स्पोर्ट क्लब, मारुति उद्योग, हॉस्पिटल। तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा सर आपका? सी। गुड। फिर बोला है कि झारखंड अधिविकास परिषद है, झारखंड काउंसिल इज क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बोथ है, नन ऑफ दिस। तो साफ से पता है कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। और एजुकेशन से रिलेटेड यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन आप चलाते हैं तो आपका एनपीओ के तहत आता है। तो ये आपका साफ साफ इसका आंसर होगा आपका नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। गुड। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, यहाँ साफ साफ बोला है मौखिक भी होना चाहिए, लिखित भी होना चाहिए, मौखिक और लिखित भी होना चाहिए, और तीसरा बोला है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका रिटेन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म तभी होता है जब उसमें एग्रीमेंट हो, और एग्रीमेंट जो होता है एक लीगल वर्क होता है जिसमें सारे फर्म से मतलब उस पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, प्रश्न पूछ सकता है थ्योरी में कि एग्रीमेंट होता क्या है, या साझेदारी संलेख से आप समझते क्या है? तो साझेदारी संलेख जो होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को सबमिट किया जाता है, जिससे भविष्य में पार्टनर के बीच किसी प्रकार का विवाद ना हो। यदि हम मौखिक करते हैं तो मौखिक कंडीशन में क्या होता है कि कभी भी भविष्य में विवाद हो सकता है, लेकिन रिटन होने से क्या होता है, ये हमारे लीगल होता है, जिसका इसका आंसर क्या होगा? लिखित होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी। बोला एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो आपको पता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम जो होते हैं वो 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, और बैंक में 2 होते हैं। पार्टनरशिप जो है ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, और इसमें साफ साफ कहा गया है कि मोर देन 2 पर्सन स्टार्टेड फर्म। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी साझेदारी समझौते के तहत किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो वह फर्म का पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि गुडविल इज क्या है? तो आप सब जान रहे हैं कि गुडविल जो होता है एक इंट्रांजिबल एसेट होता है, क्योंकि एसेट जो होता है बेसिकली 5 होता है। देखिए इतना डीपली आप बता रहे हैं, ध्यान सुनेंगे, क्योंकि एसेट्स 5 होता है। एक होता है फिक्स एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स, एक होता है हमारा वेस्टिंग एसेट्स, एक होता है ट्रांजिबल एसेट्स, और एक होता है इनट्रांजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट्स मतलब होता है वो एसेट्स जिसको मोर देन 1 ईयर, 1 साल से अधिक यूज करते हैं। करंट एसेट्स होता है वह एसेट्स जिसको आप 1 साल ही यूज करते हैं। वेस्टिंग एसेट्स होता है जिसका यूज करके वो बेकार हो जाता है, क्षयशील संपत्ति जैसे कोल माइंस, वाइल्ड वेब्स। चौथा होता है ट्रांजिबल एसेट, तो ट्रांजिबल ही हमारा फिक्स एसेट होता है। और पांचवा होता है इनट्रांजिबल एसेट्स, तो इनट्रांजिबल एसेट वैसा एसेट जिसको हम केवल फील करते हैं, जिसका एग्जांपल होता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। तो हमारा यहाँ पे साफ साफ गुडविल जो होता है वो इनट्रांजिबल एसेट्स है। क्या एसेट? इंट्रांजिबल। यहाँ साफ साफ बोला है कि पिछले 3 वर्षों के लाभ 6,000, 13,000, 8,000, ख्याति का औसत मूल्य 2 वर्षों का है। तो निकालने बोला, एवरेज गुडविल निकालने बोला। तो यहाँ पे जान लीजिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा गुडविल निकालने का पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहला मेथड होता है सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड के तहत हम लोग जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। गुड। तो यहाँ पे हमारा तीनों प्रॉफिट जोड़ देंगे, 19,000 देन 27,000। तो ये 27,000 हुआ, नंबर ऑफ ईयर 3 है, तो ये हमारा काट के आएगा 9,000। कितना आएगा सर? 9,000। तो हम लोग जान रहे हैं कि गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुड। तो यहाँ पे होगा 9,000 इंटू परचेज दिया है 2 ईयर, तो निकले 18,000। तो ध्यान से देखेंगे, इसका ऑप्शन जो होगा वो कितना होगा आपका? 18,000। कितना होगा सर? 18,000। देखिए ध्यान से, तो इसका आंसर क्या होगा सर हमारा? 18,000, ऑप्शन डी। फिर बोला है कि फर्म के लिए आरएम ब्याज क्या है, मतलब प्रश्न पूछा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है सर हमारा? इनकम है, एक्सपेंसेस है, यहाँ सब से बोला एक्सपेंसेस है, लॉसेज है, इनकम, नन ऑफ दिस। तो आप सब जान रहे हैं कि यदि हम पार्टनरशिप फर्म से या किसी भी कंडीशन से कहीं से हम अपने बिजनेस से विड्रॉ करते हैं पैसा, और उसके बदले में इंटरेस्ट के साथ पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो एक तरह का वो हमारा क्या होता है सर? इनकम होता है। क्या होता है सर? इनकम होता है।
तो ये हमारा क्या सर, एक इनकम होता है। गुड। हमारा प्रश्न दिया है कि प्रश्न बोला है कि एक्स एंड वाई पार्टनर है, रेशियो 2:3। तो आप समझा रहे हैं कि ओल्ड रेशियो जो होता है वो आपका है 2:3, किसका, ए का और बी का। प्रश्न साफ साफ बोला है। प्रश्न में बोला हमारा कि बाद में इनका रेशियो होता है, न्यू रेशियो 1:1, 1:1। तो प्रश्न यह बोला है निकालने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो। तो हम जान रहे हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है हमारा है 2/5 माइनस 1/2, तो एलसीएम होगा 10, यहाँ हो गया 4 माइनस 5, तो निकलेगा 1/10। तो 1/10 जो हो गया मेरा गेनिंग रेशियो हो गया। क्या हो गया सर, ये ए का। और बी का निकालते हैं तो बी का होता है 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम 10 हुआ, तो यहाँ हो गया 6 माइनस 5, 1/10। तो यहाँ पे आपका सेक्रीफाइस जो हो गया वो निकलेगा आपका 1/10। तो यहाँ प्रश्न में एक्स वाई था, हमने लिख दिया, हमने लिखा ए बी। तो कंडीशन में यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई, और ये एक्स का और ये वाई का। तो गौर कीजिए एक्स वाई जो है मेरा सेक्रीफाइस है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। बोला है गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, बोला है एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, गुड, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर, और द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, नन ऑफ दिस। तो साफ साफ ये बोला है कि गेनिंग रेशियो कब होता है, तो हम सब जानते हैं कि जब पार्टनरशिप में किसी का ज्वाइनिंग होता है तो उस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर अपना रेशियो क्या करता है, सेक्रीफाई करता है। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा, अगला क्वेश्चन बोला हमारा ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग रेशियो 5:4, गुड, दे एडमिट सी 1/5 शेयर प्रॉफिट, व्हाट विद द सेक्रीफाइस रेशियो ए एंड बी। सेक्रीफाइस रेशियो ए, इसका आंसर होगा 5:4, क्योंकि आपको हम एक रूल बताए हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के तहत कि जब पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर ज्वाइन करता है, जब पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, तो उस कंडीशन में जो ओल्ड रेशियो होता है वो आपका सेक्रीफाइस रेशियो तब होता है जब न्यू रेशियो अपना रेशियो खुद लाता है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, प्रश्न में साफ साफ जो है सी वो 1/5 से खुद ला रहा है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस क्या होगा, 5:4। लेकिन हाँ, यदि ये क्वेश्चन में ये किसी और कंडीशन में सेक्रीफाइस करता है, एक्वायर करता है, तो जो एक्वायर कर रहा है वो आपके लिए सेक्रीफाइस रेशियो होगा। अगला क्वेश्चन बोला है ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, गुड, नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार का समापन होता है, पुराने साझेदारों का समापन होता है, फर्म और साझेदार दोनों का समापन होता है, गुड। बोला है न फर्म, न ही फर्म और न ही साझेदारी का समापन होगा। बोला है हमारा कि नए साझेदार के प्रवेश पर क्या होता है, तो पुराने साझेदार का समापन होता है, मतलब ओल्ड पार्टनर डिसॉल्व करते हैं, नहीं सर। अगला बोला है पुराने साझेदार का समापन होता है, पुराने फर्म का समापन होता है, नहीं, हाँ, पुराने साझेदारी का समापन होता है, फर्म साझेदारी दोनों समापन होते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ जान लीजिएगा कि जब ओल्ड पार्टनर होते हैं और न्यू पार्टनर ज्वाइन करते हैं तो उस कंडीशन फर्म में चेंजिंग आता है, मतलब जो फर्म था वो फर्म ना होकर एक न्यू फर्म बनता है, क्योंकि एग्रीमेंट चेंज होता है। तो उस कंडीशन ऑप्शन क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि ए बी सी पार्टनर है, हमारा बोला है 5:3 रेशियो। तो हम सब जान रहे हैं कि ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 5:3:2। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि ए रिटायर कर रहा है, ए रिटायर कर, तो हम सब जान रहे हैं ए रिटायर कर रहा है, तो बचा कौन, बी और सी। तो इसका रेशियो कितना हुआ, 3:2। तो देखिएगा इसका ऑप्शन में 3:2 ही हुआ। इसका ऑप्शन क्या हुआ, 3:2। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि आर एस टी का पुराना रेशियो दिया ओल्ड रेशियो 2:1, गुड, एस जो है वो रिटायर किया, उनका लाभ दिया है 3:2। बोला निकालने के लिए गेनिंग रेशियो, क्या बोला है सर, गेनिंग रेशियो। तो प्रश्न सिंपल है सर, सब जानते हैं कि इस प्रश्न में ओल्ड भी है न्यू भी है। तो प्रश्न में ओल्ड रेशियो दिया है हमारा 2:2:1, और न्यू रेशियो दिया है हमारा किसका, किसका कौन किया, और टी का, आर और टी का, क्योंकि एस रिटायर किया है। तो रेशियो दिया है 3:2, 3:2। तो गौर कीजिएगा हमारा आर का जो रेशियो होगा न्यू माइनस ओल्ड, तो 3/5 माइनस 2/5, 2/5। फिर हमारा निकलेगा आर के बाद किसका निकलेगा, टी का। तो टी का मेरा है 2/5, और ये मेरा कितना है सर, 1/,
5, तो ये भी निकलेगा 1/5, ये भी कितना आएगा, तो आंसर होगा 1:2। तो गौर कीजिएगा इसका आंसर कितना होगा, 1:2। अगला बोला है हमारा कि हाउ इज गुडविल रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर। बोला है हमारा कि किसी साझेदारी के अवकाश पर ख्याति करेगा किस बार होगा, तो आप सब जानते हैं रिमेनिंग टू गिनी, इसका जो गिनी पार्टनर कैपिटल अकाउंटेंट टू रिटायर पार्टनर, ऑप्शन डी। क्योंकि गिनी मतलब होता है जो पार्टनर बच जाते हैं और रिटायर मतलब जो चले जाते हैं, रिटायर करते हैं। अगला बोला है हाउ इज गिनी रेशियो कैलकुलेटेड। गिनी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बोला हमारा ऑन द डेथ ऑफ पार्टनरशिप इज ए फर्म इन ए फर्म फाइनल पेमेंट आर मेड टू, साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है इक्विटी अकाउंट में। अगला बोला हमारा कि रिवैल्यूएशन इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट उस समय बनता है जब पार्टनरशिप में चेंजिंग होता है। तो चेंजिंग कब होता है, तो शुरुआत होता है एडमिशन से, एडमिशन से रिटायरमेंट से, किसी भी कंडीशन में एडमिशन हो तो भी, रिटायरमेंट हो तो भी, डेथ हो तो भी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला बोला हमारा अगला बोला करंट अकाउंट इज एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स, मतलब कहने मतलब है या क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि कंपनी की आर्थिक चिट्ठी में संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल है, मतलब करंट एसेट्स ऑफ एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि करंट एसेट्स आपको एसेट्स होता है जो आप एक साल यूज करते हैं, तो उसका एग्जांपल डेटर होता है, कैश होता है, बैंक होता है, स्टॉक होता है। बोला द आइडियल लिक्विड रेशियो इज, ऑप्शन होगा 1:1। अगला बोला हमारा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको बताए थे कि रेशियो निकालने का 4 मेथड होता है। पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है सोलेंसी रेशियो, तीसरा होता है एक्टिविटी रेशियो और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये हमारा एक्टिविटी रेशियो के तहत फॉर्मूला होता है, जिसमें बोला है स्टॉक टर्न रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज इन्वेंटरी, मतलब एवरेज स्टॉक। इसको आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक, और जहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस जीपी, और एवरेज जब भी निकलता है तो ओपनिंग क्लोजिंग बाय 2। अगला क्वेश्चन बोला है एक कंपनी इज ए, कंपनी क्या है सर, बोला है एन आइडियल पर्सन, आर्टिफिशियल आइडियल पर्सन, बोला है एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, स्पेशल पर्सन। तो आप सब जानते हैं यह एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। बोला हमारे द मीडियम मिनिमम, द मिनिमम मैक्सिमम, देखिए स्पेलिंग रॉन्ग किया है यहाँ पे, स्पेलिंग रॉन्ग किया है, द मैक्सिमम यहाँ रॉन्ग किया स्पेलिंग, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड। तो आप सब जानते हैं कंपनी 2 होता है, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो होता है इसके नाम के अंत में पीवीटी एलटीडी होता है, और गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कंपनी के नाम में अंत में एलटीडी होता है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, और गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका मैक्सिमम कंपनी कितना शामिल होते हैं सर, तो ये 200 होगा। अगला बोला शेयर होल्डर इज ए, तो बोला शेयर होल्डर इज क्या, इंटरेस्ट, कमीशन, लाभ, डिविडेंड। इसका आंसर क्या होगा, डिविडेंड। क्योंकि आप सब जानते हैं कि यदि आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, और यदि कंपनी में आप शेयर इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी द्वारा जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है ना, वो आपका हमेशा डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी मतलब लोन के अंतर्गत इंटरेस्ट होता है और शेयर के अंतर्गत क्या होता है, डिविडेंड होता है। अगला बोला द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी कॉल्ड, पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है कहलाती है अधिकृत पूंजी, इश्यूड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। तो प्रश्न फिर सुनिएगा, पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है। समापन मतलब होता है लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब होता है कि जब कंपनी अपने लायबिलिटीज का भुगतान नहीं कर पाता है, जब कंपनी कर्ज में डूब जाता है और अपने लायबिलिटीज का भुगतान नहीं करता है, तो उस कंडीशन में कंपनी का लिक्विडेशन होता है। लिक्विडेशन का मतलब होता है समापन करना। तो उस कंडीशन में साफ साफ हो रहा है कि कंपनी जब समापन होता है, कंपनी पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन मांगा जाता है, तो क्या मांगा जाता है, यहाँ सब सब दिया है ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। तो इसके अंतर आपका जो आंसर होगा समापन के बाद वो होगा रिजर्व कैपिटल। क्या होगा सर, रिजर्व कैपिटल। गुड। अगला बोला है एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी एक्ट 2013 की किस धारा के अंतर्गत
जारी करती है। बोला है साफ साफ प्रश्न में कि कंपनी अपने अंशों को मतलब अपने शेयर को प्रीमियम के तहत कंपनी एक्ट किसके तहत करती है? तो इसका आंसर होगा 78। कितना होगा? 78। अगला बोला है हमारा शेयर एप्लीकेशन इज ए, शेयर एप्लीकेशन इज ए कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ दिस? तो आप सब जान लीजिएगा शेयर जो होता है ये एप्लीकेशन अकाउंट है, तो शेयर होल्डर जो रहता है तो ये हमेशा एक पर्सनल अकाउंट है। कौन है सर? अगला बोला राइट शेयर इशूड इज, राइट अधिकार अंश निगमित किए जाते हैं किसके लिए? प्रमोटर के लिए। किसके लिए सर? प्रमोटर्स के लिए। अगला बोला है बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू, तो बैलेंस अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है? जनरल रिजर्व में। क्योंकि आप याद रखिए जब हम लोग पढ़े थे फॉर फ्यूचर रीशूट, तो रीशूट के तहत हमारा जो बैलेंस पैसा बच जाता है जिसमें फॉर फ्यूचर का पैसा रीशूट के साथ मैनेज करते हैं, तो हमेशा वो ट्रांसफर होता है जनरल रिजर्व में। कहाँ होता है सर? अगला बोला डिवेंचर होल्डर आर द, बोला कस्टमर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी, क्रिएटर ऑफ द कंपनी, नन ऑफ दिस। तो ये सब जान लीजिएगा डिवेंचर होल्डर जो होता है कंपनी के लेनदार होते हैं, क्रिएटर ऑफ द कंपनी होते हैं। क्या होते हैं? अगला बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिवेंचर इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, साफ साफ यह बोला है कि रेट कितना होता है सर? ये फिक्स होता है आपका 12%। कितना होता है सर? 12%। अगला बोला है डिवेंचर आर एक्सहिबिटेड अंडर द हेडिंग, मतलब डिवेंचर ऋण पत्रों को शीर्षक के अंदर दिखाया जाता है कहाँ पे? शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग। अगला बोला है हमारा कि प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, तो ये आप जान लीजिएगा कि जब हम लोग रिडेम्पशन डिवेंचर पढ़ते थे, रिडेम्पशन डिवेंचर, तो रिडेम्पशन डिवेंचर के तहत कंपनी द्वारा अपने लैबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है, तो उस कंडीशन 4 होता है। एक होता है लमसम मेथड, एक होता है हमारा ऑन डिवेंचर ओपन मार्केट, एक होता है हमारा बाय ड्रॉप लॉट्स, एक होता है ऑन डिवेंचर ओपन मार्केट, और एक होता है कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर। तो आप साफ जान लीजिएगा ये हमारा जब लमसम मेथड होता है तो उसमें कंपनी क्या करती है? एक मुश्त पेमेंट करती है। और सेकेंड होता है हमारा बाय ड्रॉप लॉट्स, इसमें क्या करता है कि इंस्टॉलमेंट जो भी डिवेंचर होता है उसको इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है। और तीसरा होता है ओपन मार्केट, इसमें क्या होता है कि कंपनी जब भुगतान नहीं करता है तो उस कंडीशन में वह मार्केट से दोबारा डिवेंचर लेकर उसको भुगतान करता है। तो उसी कंडीशन बोला है कि ऑन डिवेंचर के तहत प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डिवेंचर ट्रांसफर टू, ट्रांसफर किस में करते हैं? तो ये करते हैं हम लोग का जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में कैपिटल रिजर्व करते हैं। तो प्रॉफिट इसका एंट्री होता है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अगला बोला है हमारा कि कंपनी हैड ट्रेड रिसीवेबल वर्थ 1 लाख, गुड, और 1 लाख पहला साल है, नोट कीजिए ये 1 लाख फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर मतलब 2020 में, 2020 में, और 2021 में इसका वैल्यू हो जाता है कितना से? 80,000। कितना होता है सर? तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हमारा अमाउंट जो है घट रहा है, कितना घट रहा है? 20,000। तो 20,000 इंटू 100 बटा 1 लाख, गुड। यहाँ प्रश्न में हमारा ये 5 जीरो कट गया तो हमारा कितना परसेंट निकला? 20%। तो ये हमारा कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला है। इसका आंसर कितना होगा? 20%। कितना होगा सर? 20%। अगला बोला हमारा एक कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट इज नेट सेल एज्यूम्ड टू बी इक्वल। तो याद रखिएगा कॉम्परेटिव में प्रश्न निकालते हैं, कॉमन में जो होता है वो 100% इक्विवेलेंट होता है। डिवेंचर होल्डर रिसीव्स, क्या रिसीव करते हैं भाई? डिविडेंड। अगला बोला है लाभ हानि विवरण को कहते हैं, मतलब कहने मतलब है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है इंग्लिश में। बोला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, कहाँ? बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट। बोला है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड, तो ये आपका बनेगा इनकम स्टेटमेंट परिचालन। ये आपका होगा हमारा कंडीशन क्वेश्चन क्या है? लाभ हानि विवरण को कहते हैं, लाभ हानि विवरण कहते हैं हमारा इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। अगला बोला हमारा कि
इन्वेंट्री में परिवर्तन, चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री होता है स्टॉक, तो स्टॉक का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। गुड। अगला बोला है हमारा रोकड़ प्रभाव संबंधित होते हैं तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अगला हमारा बोला है कि निम्न में से कौन एक गैर रोकड़बद्ध नहीं है, मतलब बोला है हमारा कौन सा नॉन कैश आइटम्स है, कैश सेल्स, डिप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो डिप्रिसिएशन तो घटता है हमारा, गुडविल रिटर्न माइनस होता है, तो ये होगा कैश सेल्स। क्या होगा सर? अगला बोला हमारा कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें होगा आपका नन ऑफ दिस, क्योंकि बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है रोकड़ में लाभांश का भुगतान किस प्रक्रिया होता है, डिविडेंड, ये होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड पेड, डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी विल बी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये होता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्या होता है सर? इन्वेस्टिंग होता है। तो बेसिकली ये आपका सेट 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। इसको आप देख लेंगे, अगर 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको अपने आप सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप गौर कीजिएगा कि जो भी अपसेट आएगा, ये तो अकाउंटेंसी बताएं, अब बीएसटी का अप्रूवल देंगे, लेकिन साथ ही साथ आप एग्जामिनेशन तक जितना भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो सारा वीडियो हमारा जाएगा। उस सारे वीडियो को यदि आप 1 से 2 बार देख लेते हैं, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन जो बताएंगे वो सारे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के तहत बता रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखते हैं तो आपको कभी समस्या नहीं होगा। साथ ही साथ हमारा सेट डेली जाएगा, उसको भी कवर कीजिएगा, और साथ ही साथ मैथ्स के, बीएसटी के, इकोनॉमिक्स के सारे क्लासेस के वीडियो जाएंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। कोई चार्जेस नहीं है, हमारा एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन में भी जाके देख सकते हैं। गुड। बाकी आप आराम से देख सकते हैं। ठीक सर? ओके।